हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सुरभि शुक्ला दृष्टिकोण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, आगे का सेशन। तो हम लोग और क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमने काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर कर चुकी थे। अब आगे वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे लंग से, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में हम लोग नॉस्ट्रिल के बारे में पढ़ चुके थे। नॉस्ट्रिल आपकी जो है नाक का वह भाग जहां से आपकी वायु क्या होती है, प्रवेश होती है, ठीक है, आपकी बॉडी में। फिर उसके बाद नेशनल कैविटी, नेशनल कैविटी में ही हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? ऑल फैक्ट्री, किसके? ऑल फैक्ट्री लोब के बारे में, ठीक है। ऑल फैक्ट्री लोब ये क्या होता है? जहां से ही हमको किस बारे में पता चलता है? गंध के बारे में। किसके बारे में? गंध के बारे में जहां से हमको पता चलता है वो क्या होता है? ऑल फैक्ट्री लोब। और ये कहाँ पे होता है? तो ये आपके होता है कहाँ पे? जो आपकी होती है क्या? नेसल कैविटी। क्या होती है? नेसल कैविटी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स आपका वो पार्ट जहां पे क्या होता है कि जहां पे आपका जो है श्वास नली और वायु नली आपस में क्या होती है? कनेक्ट होती है। उसके बाद बात करेंगे लैरिंग्स की। लैरिंग्स को ही हम स्वर तंत्र के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्वर तंत्र या फिर कंठ, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? यहीं पे होता है आपका एपिग्लॉटिस। और वो एपिग्लॉटिस क्या करता है? आपकी जो है वायु नली, इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि आपका जो भोजन होता है वो आपकी जो है वायु नली में ना जाने पाए। इसीलिए यहीं पे क्या होता है? यहीं पे आपके लैरिंग्स, यहीं पे आपका होता है एपिग्लॉटिस। क्या होता है? एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस आपकी वायु नली को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जब ये आगे जाता है तो ये क्या होता है? ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये जो ट्रैकिया होती है, इसके बाद लैरिंग्स के बाद आपका पार्ट होता है ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। और यही ट्रैकिया आगे जाके दो भागों में बढ़ जाएगी, और दो भागों से में बंटने के बाद ये लंग से क्या होगा? अटैच्ड हो जाएगा। किससे अटैच्ड हो जाता है? लंग से अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। और लंग से अटैच्ड होगा आपका क्या? ट्रैकिया। और जब लंग से अटैच्ड होगा तो इसको ही हम लोग किस आगे देखेंगे, इसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर यही ब्रोंकाई आगे जाके कई सारे भागों में बंद हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। वक्ष गुहा का मतलब क्या है? कि वक्ष गुहा का मतलब आपका जो रिब्स होता है, जहां आपकी पसलियां होती हैं, इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। और यह क्या होता है? यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है, और इसकी संख्या 2 होती है। तो अगर श्वसन अंग की बात करेंगे तो ये आपका मुख्य श्वसन अंग होता है। और इसकी संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या 2 होती है। लेकिन उन दो संख्याओं के होने के बावजूद ये क्या होता है कि दोनों ही समान नहीं होती। एक जो होता है, जो आपका दाहिना होता है, राइट वाला, ये क्या होता है? ये आपका होता है बड़ा, जबकि आपका जो लेफ्ट पार्ट होता है, जो है जो बायां साइड होता है, वो क्या होता है? वो साइज में छोटा होता है, ठीक है। और क्या होता है? तो यह जो दाहिना फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, और फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। जो फेफड़ा होता है वो क्या होता है? जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, ये क्या है? ये है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है कि ये ढका रहता है। जो इसके ऊपर आवरण पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन और जो लंग है, इसके बीच की दूरी होती है, वो क्या होता है? वो होता है प्लूरल स्पेस, ठीक है। और इसके नीचे ही क्या पाया जाता है? इसके नीचे डायफ्राम। और ये डायफ्राम क्या करता है? तो आपका जो लंग जिसपे सपोर्टिव रहता है वो क्या होता है? वो डायफ्राम होता है। इसके अलावा जो डायफ्राम होता है, ये जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, दोनों सिस्टम्स को अलग करने का काम करता है, ठीक है। और इसका जो फेफड़ा होता है ये प्लूरल मेम्ब्रेन का ढका होता है। और यहीं पे क्या होता है? यहीं पे आपका यहाँ पर श्वसन की मुख्य प्रक्रिया होती है। मुख्य प्रक्रिया होती है, ठीक है। आपके जो ऑक्सीजन होती है यहां पर रक्त के साथ मिलती है, रक्त के साथ मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका जो है श्वास नली। श्वास नली मतलब ट्रैकिया।
ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया, जैसे कि ये हम लोग फिगर देखेंगे, ये क्या होता है, ये होता है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। और ये आपका क्या होता है, जब ट्रैकिया आपकी दो भागों में विभाजित हो जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। और यही क्या होती है, जो ब्रोंकाई होती है यही आपके लंग से क्या होती है, मिली होती है, ठीक है। तो आगे यही ब्रोंकाई आपकी कुछ अन्य भागों में विभाजित हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। और इसी ब्रोंकियोल्स के ऊपर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। और ट्रैकिया, अभी हम लोग ट्रैकिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर जाती है, ठीक है। तो ये एक नली जैसी संरचना होती है जिसके ही द्वारा क्या होता है कि जो वायु होती है वो आपके कहाँ जाती है, फेफड़ों के अंदर जाती है, ठीक है। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो क्या होता है कि 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होती है, ठीक है। तो कार्टिलेज की एक सुरक्षा परत होती है और वो कार्टिलेज का नाम क्या, उस कार्टिलेज का नाम होता है म्यूलिन, क्या, हाइलिन। क्या होता है, क्या होती है, हाइलिन कार्टिलेज एक आवरण बना लेती है और ये आवरण बना के क्या करती है, इसको जो ट्रैकिया होती है इसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। ट्रैकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बंट जाती है जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है, ठीक है। तो ये आगे आपका जो दो शाखाओं में विभाजित हो रहा है यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है ब्रोंकाई। क्या होता है, ब्रोंकाई, ठीक है। ये जो हम देख रहे थे आगे दो भागों में विभाजित हो रहा था, ये क्या होता है, ये होता है आपका ब्रोंकाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो जो आपका वायु कोष्ठ होता है, जैसे हमने देखा ना ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई के बाद जो अन्य शाखाएं हो रही थी वो ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद आता है आपका वायु कोष्ठक जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। क्या होता है, एल्वियोलाई। तो क्या होता है कि ब्रोंकियोल्स के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, ब्रोंकियोल्स के सिरे पर ब्रोंकियोल्स के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्या, एल्वियोलाई। क्या ही होता है, ठीक है। लंग्स के अंदर कई सारी शाखाएं होती है, जो होती है क्या, ये जो कई शाखाएं हैं ये क्या है, ये ब्रोंकियोल्स है। और ये जो दो है ये क्या है, ये है ब्रोंकाई, ठीक है। ये क्या है, ये जो कई शाखाएं हैं ये ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इसी के अंदर होता है आपका एल्वियोलाई। क्या होता है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई की क्या करते हैं, तो एल्वियोलाई गैसों के विनिमय का कार्य करते हैं। जब एल्वियोलाई जाम हो जाता है तो इस बीमारी को निमोनिया कहते हैं, क्योंकि जो ये एल्वियोलाई होता है इसी में आपकी जो वायु होती है ये क्या होती है, आपकी वायु इसी में के अंदर भर जाती है, ठीक है। जैसे हमारा ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स के अंदर आपका जो एल्वियोलाई होता है यहीं पे आपका जो ऑक्सीजन होता है ये एकत्रित होता है, और एकत्रित होता है तो आपका लंग्स का जो है आयतन होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जब यही वायु आपके वायु कोष्ठ से बाहर चली जाती है तो आपकी जो वायु का जो लंग्स होता है, जो आपका फेफड़ा होता है उसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। तो ये एल्वियोलाई ही होता है जहां की आपकी वायु जो है क्या होती है, एकत्रित होती है, ठीक है। और यही वायु क्या करें, जब एल्वियोलाई क्या करता है, वायु को एकत्रित नहीं कर पाता या फिर जाम हो जाता है तो गैसों का आदान प्रदान नहीं होता पाता, क्योंकि यही तो क्या करता है, गैसों को आदान प्रदान या विनिमय का कार्य आपका एल्वियोलाई के अंदर होता है। और यही जब ये क्रिया नहीं कर पाती तो उस क्रिया नहीं कर पाने को क्या कहता है, क्या कहा जाता है, तो उसको निमोनिया कहा जाता है, ठीक है। और टीबी नामक जो रोग होता है जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, वही होता है जब आपका एल्वियोलाई में
क्या हो जाता है, छिद्र हो जाए। ठीक है, तो जो आपकी गैसेस होती हैं ये क्या होती हैं, जो वायु होती है वो जो है एल्वोलाई के अलावा भी आपस में क्या, जिसकी वजह से हमको क्या होता है कि हमको एक प्रकार से खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ही हमको क्या होता है, जिसके बाद हमको टीबी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और जब एल्वोलाई पर बलगम जम हो जाता है तो उसे दमा रोग कहते हैं। जब इसके ऊपर क्या होता है, एक बलगम का जो है जमाव हो जाए तब इसको क्या कहते हैं, दमा रोग, जिसमें सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है कि एल्वोलाई में जब रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो एल्वोलाई होता है इसमें क्या होती है, इसमें ही पाई जाती है आपकी रक्त कोशिकाएं, और उन रक्त कोशिकाओं में रक्त पाया जाता है और रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसको हम एचबी के नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन। और एल्वोलाई एचबी में ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो जो एल्वोलाई होता है उसमें होता क्या है, तो उसमें हम जब सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है, फिर वो ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन आपके रक्त में पाया जाता है। ठीक है, रक्त कोशिकाओं में जिसमें रक्त होता है और रक्त के अंदर आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है, जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपके ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल से एल्वोलाई, एल्वोलाई से वो आपकी जो है एचबी या जिसको फिर हीमोग्लोबिन कहा जाता है उसमें मिल जाएगी। और एचबी में मिलने के बाद वो कहाँ जाएगी, वो आगे जाएगी, और जहाँ पे ग्लूकोज रहेगा ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन को मिलेगा और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, जल अलग होगा, आपको ऊष्मा अलग से प्राप्त होगी। तो वहीं से आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में आएगा, और लंग्स में आने के बाद फिर आपके जो है वायु या फिर श्वास नली से बाहर आपकी बॉडी के चला जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर आता है शरीर के। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ पहुंच जाता है, जब ऑक्सीजन में मिल जाता है तो उसको हम लोग HbO2 बोलने लगते हैं। ठीक है, ये पहुंचकर ऑक्सीजन है किसको, कोशिकाओं को, और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से लंग के द्वारा आपके शरीर के बाहर चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है कि जैसे कि हम जब कभी सांस लेते हैं तो हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है जो ऑक्सीजन होती है तो वो होती है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ साथ और भी गैसेस हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, लेकिन यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है। तो उसी तरीके से जब हम लोग मशीन जो है कृत्रिम, जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं, जो गंभीर मरीज होते हैं जिनको स्वतः सांस लेने में दिक्कत होती है तो उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, और वेंटिलेटर पे रखते हैं तो उनको कृत्रिम ऑक्सीजन दिया जाता है। वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस के साथ साथ कौन सी गैस होती है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम को मिलाकर मरीज को दिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, उस ऑक्सीजन में क्या होता है, आपकी हीलियम गैस भी मिली होती है। हीलियम गैस के बारे में जानते हैं, हीलियम गैस एक प्रकार की जो सबसे हल्की और अक्रिय गैस होती है। ठीक है, एक प्रकार से हल्की और अक्रिय गैस आपकी होती है कौन सी, हीलियम, और इस हीलियम को आपके ऑक्सीजन के साथ मिला के ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। इसका प्रयोग गोताखोर भी करते हैं। कौन करता है, गोताखोर। जब वो अधिक गहराई पर जाते हैं तो गोताखोर जो है अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें कि जो छोटा एक बच्चा होता है 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है, 14 से 30 बार सांस लेता है। और वहीं पे अगर हम मनुष्य या फिर वयस्क मनुष्य की बात करेंगे तो वयस्क मनुष्य 1 मिनट में
1 मिनट में 13 से 18 बार 18 बार सांस लेता है। 13 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है। अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करें, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है एक बार में, ठीक है, एक बार में ली गई, मतलब कि 1 मिनट में टोटल जितनी हम जो है जितने हम सांस को लेते हैं या फिर जितनी गैसों को हम अपने अंदर बॉडी में लेते हैं, वो क्या होता है, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। तो जैसे हम टाइडल वॉल्यूम में बात करेंगे कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 13 से 18 बार सांस लेता है। और अगर हम बात करेंगे कि एक बार में, तो एक बार में लगभग 500 ml जो है वो वायु को अपने अंदर लेता है। तो अगर हम 16 बार की बात करेंगे तो एक बार में जो है 500 बार, तो अगर हम अवयस्क मनुष्य की 13 से 18 बार वो नॉर्मली वो सांस ले सकता है। ठीक है। अगर हम एक एवरेज लेके चलें कि 16 बार, तो 16 बार के हिसाब से एक जो है मनुष्य 1 मिनट में कितने ml लेगा, तो 8000 ml, या फिर हम इसको कितना 8 लीटर जो है कह सकते हैं, इतनी आपकी वायु आपका एक मनुष्य जो है 1 मिनट में लेता है। ठीक है। और इसी को हम लोग टाइडल वॉल्यूम या फिर टीबी भी कहते हैं। तो एक बार में कितना एक बार में आपका 500 ml, तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 13 से 18 बार, नॉर्मली हम ले रहे हैं 16 बार, और 16 और आपका 500 ml एक बार में, तो लगभग आपका कितना 1 मिनट में 8000 या 8 लीटर जो है 8000 ml या फिर 8 लीटर जो वायु होती है वो एक स्वस्थ मनुष्य अपने अंदर जो है लेता है। ठीक है। ये होता है आपका क्या, टाइडल वॉल्यूम। और फिर बात करें कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो गैसेस होती हैं वो आपके सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन के साथ आपके हीलियम भी होती है। ठीक है। उसी तरीके से आपका जो गोताखोर होते हैं आपके, ये भी ऑक्सीजन के साथ अपने जो है सिलेंडर जब नीचे जाते हैं जल में, तो ऑक्सीजन के साथ साथ अपने सिलेंडर में किस गैस को रखते हैं, तो हीलियम को। ठीक है। हीलियम को वो अपने साथ अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस को मिलाकर ले जाते हैं। ठीक। हीलियम आपकी एक प्रकार से अक्रिय और सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है। सबसे हल्की गैस की बात करेंगे तो आपका हाइड्रोजन होता है, लेकिन क्या होता है, हाइड्रोजन काफी क्रियाशील होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। और आपकी जो हीलियम होती है ये क्या होती है, जो है हल्की भी होती है और अक्रिय होती है, क्रियाशील नहीं होती है। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलिए। ठीक है। आपका यहीं पे जो होता है श्वसन तंत्र आपका खत्म होता है। ठीक है। श्वसन तंत्र आपका यहीं पे समाप्त होता है। आगे की क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे आपका ये जो है चैप्टर, और जो है तब तक जो है आप लोग इसको देख लीजिए। और अगर इसका जो पहला पार्ट था, अगर उसमें से आपने कुछ चीजें मिस की हुई हैं तो आप पिछले वाले वीडियो में भी जाकर एक बार देख लेंगे, वहां से क्लियर करेंगे। और जो चीजें नहीं क्लियर है उसको फिर से देखेंगे, क्लियर करें, और फिर आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।